इसी बीच अपने दर्शकों को ब्रिक्स की ताकत बता दें। ताकत किस लिहाज से कि कौन कौन से इसमें देश है। नंबर 1 पर आप देखिए भारत है और भारत की तरफ से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि रूस के कजान शहर में पहुंच चुके हैं। अगले देश का नाम आता है रूस। इसमें हम आपको वो भी बताएंगे जो इस बार नए देश शामिल हुए हैं। पहले 5 थे, अब संख्या बढ़ गई है। ब्रिक्स की ताकत में चीन भी तीसरे नंबर पर है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। वहां पर शी जिनपिंग पहुंच चुके हैं। ब्राजील है इसमें चौथा नाम। तो लगातार भारत, रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इन सब देशों के साथ मिलकर बातचीत होनी है। और वहीं अर्जेंटीना भी ब्रिक्स की ताकत में एक मजबूत पिलर का काम यहां पर करता है। इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और ये भी ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। इथोपिया आपको बता दें वो नया सदस्य है जो फिलहाल में ही शरीक हुआ है इस पूरे ग्रुप के भीतर। और यहाँ पर अंत में आता है नाम ईरान का। तो लगातार आपको नाम बता रहे हैं कि कौन कौन से देश हैं जो ब्रिक्स की ताकत है। सऊदी अरब भी इसमें नाम है। तो ये अलग अलग वो देश हैं जो मिलकर एक मंच पर वार्ता करेंगे। यूएई भी इसमें शामिल है। और आपको बता दें वार्ता करने के बाद किसी एक ठोस पूरे मुद्दे पर जाकर एक रणनीति बनेगी। इस रिपोर्ट देखिए। पहले गलवान में बने बलवान, अब एलएसी पर खत्म घमासान। दुनिया ने देखा मोदी पावर का दम। अकड़ू ड्रैगन एलएसी पर हुआ बेदम। दुनिया देखती रह गई और बिग बॉस मोदी ने चीन की सारी अकड़ ढीली कर दी। ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक में शामिल होने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को घुटने पर ला खड़ा किया। जिनपिंग झुक गए और अपनी शर्तों पर भारत ने एलएसी पर अपनी शर्त मनवा ली। भारत चीन के बीच बॉर्डर एग्रीमेंट। 4 साल बाद एलएसी पर चीन का यू टर्न। जी हां, रूस के कजान में ब्रिक्स समिट से पहले भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक चीन एलएसी पर भारत की शर्तों के मुताबिक बॉर्डर पेट्रोलिंग पर सहमत हो गया है, जिसका सीधा मतलब है एलएसी पर 2020 की वास्तविक स्थिति बहाल होना। भारत के लिए यह समझौता कितना मायने रखता है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फिलहाल पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर गतिरोध की स्थिति है, जो इस समझौते के बाद सुलझ सकती है और दोनों देशों की सेनाओं के बीच टकराव को खत्म कर सकती है। I can share with you that over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control. तो विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक भारत और चीन डेप्सोंग और डेमचोक से अपनी अपनी सेना को वापस बुलाने के लिए फिलहाल तैयार हो चुके हैं। हालांकि भारत की तरफ से नसीहत दी गई थी पहले ही चीन को कि इस तरह की हरकतों से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, लेकिन चीन नहीं समझा और जानबूझकर इस पूरे मामले को लटकाता रहा। लेकिन अब जबकि दुनिया में बदल रहे समीकरण के बीच चीन को भारत की ताकत का एहसास हो गया है, भारत ने भी ब्रिक्स सम्मेलन से पहले चीन के इस कदम का स्वागत किया है। ये एक सकारात्मक और अच्छा घटनाक्रम है। ये बहुत धैर्य और हमारी दृढ़ कूटनीति का नतीजा है। हम सितंबर 2020 से ही बातचीत कर रहे हैं। बहरहाल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी बखूबी पता है कि मौजूदा स्थिति में भारत की भूमिका बेहद अहम है। खासकर ब्रिक्स को कामयाब बनाने की पहल बगैर भारत की भूमिका के संभव नहीं है। बेशक इसी के चलते चीन ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। साफ है
चीन भारत की कूटनीति का लोहा मान चुका है और स्वीकार कर चुका है कि दुनिया के साथ कदम बढ़ाना है तो मोदी मोदी करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गजान में जय जय हिंदुस्तान और ब्रिक्स में मोदी बॉस है। और ज्यादा जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा क्यों खास है। ब्रिक्स सम्मेलन का एजेंडा, सबसे पहले बात आपको बता दें, वैश्विक विकास और सुरक्षा इसका पहला मुद्दा है, एजेंडा है। सेकंड की अगर बात करें, दूसरे की बात करें, डॉलर पर निर्भरता कम करना है। तीसरा, जलवायु परिवर्तन जो लगातार हो रहा है उस पर ध्यान आकर्षित करना है। इसके अलावा चौथी की बात करें, अनाज के ट्रेडिंग एक्सचेंज का निर्माण करना भी इसका एजेंडा। पांचवें एजेंडे की बात आपको बता देते हैं, ब्रिक्स के साझेदार देशों के लिए फ्रेमवर्क पे इसमें पांचवा एजेंडा रखा गया है। तो इसलिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने भी देश वहां पर आए, उनके जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, ये ब्रिक्स सम्मेलन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एजेंडे इस बार रखे गए हैं। और ज्यादा जानकारी भी आपको देंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, लेकिन ब्रिक्स क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों अहम है, ये भी आपको बताते हैं। देखिए ब्रिक्स क्यों है महत्वपूर्ण। आबादी 45% की अगर बात करें वो है, और इसके अलावा व्यापार में भागीदारी इसकी 40% है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था में योगदान आप देख लीजिए 26%, 26%। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे, तो तेल उत्पादन और निर्यात में भी 40% की भागीदारी इसकी है। इसलिए आपको बता रहे हैं कि ब्रिक्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहां पर पहुंच चुके, उनका भव्य स्वागत वहां पर किया गया है। और अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर पहुंचे हैं तो क्या खास निकलकर सामने आता है। पीएम मोदी किस किस से मुलाकात करते हैं, जैसे कि पुतिन से मुलाकात करने वाले, ये तो फिलहाल इसकी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ चीन की तरफ से भी पुष्टि नहीं की गई कि शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी या नहीं, और क्या कुछ खास होता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको जानकारी दी कि ब्रिक्स क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों अहम है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में योगदान इसका 26%, 26% है, और दूसरी तरफ तेल उत्पादन निर्यात में इसका 40%। अर्थव्यवस्था में भी काफी ज्यादा भागीदारी इसकी है, इसकी जानकारी भी हमने आपको दी है। और अब आपको लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको और भी दिखाएंगे। और इसी बीच देखिए, अब आपको बता दें, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सीआरपीएफ स्कूल हैं जितने, वहां पर लगातार धमकी भरे ईमेल्स आ रहे हैं, और जो रोहिणी इलाके में हमला हुआ उसके तार अभी तक उलझे हुए हैं। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें, सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, मेल के जरिए धमकी दी जाती है, जिसके बाद से जांच का जो दायरा है और ज्यादा बढ़ जाता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। पहले सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका, और अब सीआरपीएफ स्कूलों को उड़ाने की धमकी। किसी बड़ी साजिश का इशारा या फिर झूठी नौटंकी। देश में सीआरपीएफ के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है और धमकियों की जांच की जा रही है। जिन स्कूलों को धमकी मिली है उनमें 2 दिल्ली और 1 हैदराबाद का स्कूल है। जो प्रॉपर थ्रेट मेल जो भेजा गया है वो पूरे तरीके से हॉक्स है। किसी भी तरीके की कोई भी आपत्तिजनक चीजें सीआरपीएफ के स्कूलों में नहीं मिली है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से पहले रविवार को धमाका हुआ, उसके बाद मंगलवार सुबह एक थ्रेट मेल जो है वो भेजा गया सीआरपीएफ के स्कूलों में, ये किसकी साजिश है, कौन लोग ऐसा कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, तमाम पहलुओं पर, चाहे वो खालिस्तानी एंगल हो, नक्सल एंगल हो, पाकिस्तानी आईएसए का एंगल हो, तमाम एंगल पर, टेरर एंगल को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन अभी तक कोई भी कंक्रीट जवाब नहीं मिला है। माना जा रहा है कि ईमेल किसी ने दहशत फैलाने के लिए भेजा है। हालांकि इस ताजा धमकी से दिल्ली समेत देश भर के सभी सीआरपीएफ स्कूलों में दहशत फैल गई है। धमकी भेजने वाले ने मेल के सब्जेक्ट में लिखा है, स्कूल के कमरों में नाइट्रेट बेस्ड आईईडी रखे गए हैं। साथ ही सभी स्कूलों को सुबह 11 बजे से पहले खाली करने को कहा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक स्कूल की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन जांच एजेंसी इस धमकी को हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि इस धमकी के तार दिल्ली धमाके से जुड़े हो सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल में 20 अक्टूबर को सुबह करीब 7:30 बजे धमाका हुआ था। इसकी जिम्मेदारी खालिस्तानी संगठन ने टेलीग्राम के जरिए ली। ऐसे में ताजा धमाका कई सवाल भी खड़े करता है, साथ ही शक भी पैदा करता है, क्योंकि स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी कोई नई नहीं है। दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूलों में बम रखे होने की धमकी 1 मई को भेजी गई थी। इसके तुरंत बाद सभी स्कूलों में दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता, दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस पहुंच गई थी। स्कूलों को
के बाद पुलिस ने बम की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था। पिछले कुछ दिनों से हवाई जहाजों को भी उड़ाने की धमकियां लगातार मिल रही है।